आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर हम आपको समझाएंगे। फाइल लटकाने वालों को सम्राट का संदेश समझिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सख्त संदेश दिया है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे, जितिन राम मांझी के सौतेले बेटे वाली खबर को समझिए, क्या उन्होंने कहा है वो आपको बताएंगे। तीसरी खबर होगी, बंगाल में दूसरे चरण के रण को समझिए, और इसके साथ ही आपको बताएंगे चौथी खबर, बैंक में पैसा रखने वाले सावधान, क्योंकि बैंक चोरों के निशाने पर है। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बात। रविवार को मुंगेर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लेट लतीफी पर कड़ा संदेश दिया था। सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई भी अधिकारी जो 1 महीने से ज्यादा अपने पास किसी की फाइल को रखेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीएम के बयान का समर्थन किया है। सवाल है कि सीएम सम्राट को क्यों कहना पड़ा कि फाइल लटकाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। सोमवार को उन्होंने अधिकारियों के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग और पंचायती राज विभाग की समीक्षा की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इससे पहले रविवार को सीएम ने मुंगेर की धरती से भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लेट लतीफी पर बड़ा ही कड़ा संदेश दिया था। 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि कोई भी अधिकारी जो 1 महीने से ज्यादा अपने पास किसी की फाइल को रखेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी सीएम के बयान का समर्थन कर रहे हैं। सरकार आम जनता के लिए है, यह लोकतंत्र है। जो भी आम जनता का काम है वो तुरंत होना चाहिए। तो वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। ऐसे में किसी भी अधिकारी को चरण वंदना कराने की छूट नहीं दी जा सकती। चरण वंदना करवाना, लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, इसकी इजाजत तो सरकार नहीं दे सकती है। तो ये निश्चित रूप से उन्होंने निर्देश दिया है, इसकी समीक्षा होगी तो तंत्र और मजबूत हो। सवाल है कि फाइल अधिकारी लटकाते क्यों हैं, जिसकी वजह से सीएम सम्राट चौधरी को ये सख्त संदेश देना पड़ा। पदाधिकारी खास करके जो लोग ऊपर वाले हैं तो वो उसमें लिख देंगे विमर्श, एक शब्द वर्षों तक लटका रहेगा। अब अधिकारी पैसे के लिए, पद का पावर दिखाने के लिए या लापरवाही, काम चोरी की वजह से फाइलें लटकाते हैं, ये तो वो बखूबी जानते होंगे। फिलहाल सीएम ने ऐसे अफसरों को सीधा संदेश दे दिया है कि सुधर जाएं, नहीं तो कार्रवाई होते देर नहीं लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार में सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में हैं और वो एक एक करके एक्शन भी ले रहे हैं, जिसके तहत अब उन्होंने एक बड़ा संदेश दे दिया है सभी अधिकारियों को। क्या कहा है, पूरी खबर अब आपको समझाते हैं। फाइल लटकाने वाले अधिकारियों को सीएम सम्राट को आखिर ये संदेश क्यों देना पड़ा, इसे भी अब आप समझिए। और सबसे पहले आप ये जानिए कि अधिकारी आखिर क्यों लटकाते हैं फाइल। तो लाल फीता शाही की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, यानी कि ज्यादा पैसे की डिमांड करके हो सकता है कि फाइल का काम वो करे, इस वजह से भी फाइल लटका दी जाती है। अब आप खबर तो समझिए। बड़े अधिकारियों को फाइल लटकाना होता है तो क्या लिखते हैं, तो बस एक शब्द विमर्श। जैसे ही विमर्श लिखा वो फाइल अटक जाती है और उसका टाइम भी नहीं पता कि कब तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फाइल लटकाने वाले अधिकारियों को सीएम सम्राट ने क्या संदेश दिया, अब आपको ये बताते हैं। तो सीएम सम्राट ने साफ साफ कह दिया है कि समय सीमा के भीतर काम करना होगा। जनता को दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े, इस बात का ध्यान अधिकारी को देना पड़ेगा। सीएम ने यह भी कहा कि अधिकारी फाइल ना लटकाएं और इसके साथ ही उन्होंने डेडलाइन भी दी है कि 1 महीने से ज्यादा समय किसी भी फाइल में, किसी भी काम में ना लगे।
और अधिकारियों पर सीएमओ की नजर बनी रहेगी। जो फाइल लटकाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो ये सख्त और कड़ा संदेश सीएम सम्राट चौधरी ने सभी अधिकारियों को दे दिए हैं, जिसके तहत अब 1 महीने के भीतर तो काम करना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। 25 अप्रैल को गया जी में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि संतोष कुमार सुमन उनके सौतेले बेटे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा उन्हें अपने बेटे की तरह पाला और वही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बने। सवाल है कि जीतन राम मांझी ने संतोष मांझी को सौतेला बेटा क्यों कहा? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। समय समय पर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का एक बयान फिर से चर्चा में है। आजकल सर सतेला के बात हुए है। 25 अप्रैल को गया जी के एक कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने बेटे संतोष कुमार सुमन का जिक्र करते हुए सौतेले शब्द का जिक्र किया। आजकल सर सतेला के बात हुए है तो हनी धिया पुता के सिखावा यही बात कि का हुआ है, कैसे पढ़ा है, सटेली माई में डरने का है, का कर रहे हैं, लेकिन हम ओकरा पर कंट्रोल पे कहली कि ना। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जीतन राम मांझी ने संतोष कुमार सुमन को सौतेला बेटा क्यों कहा? इस सवाल का जवाब खुद जीतन राम मांझी ने उसी कार्यक्रम में दिया। मांझी ने बताया कि संतोष सुमन जब महज 8 महीने के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। ऐसे मुश्किल वक्त में उनका पालन पोषण परिवार के सहयोग से हुआ। संतोष की परवरिश उनकी चाची ने अपने दूध से की। जौन दिन 6-8 महीना के हले वही दिन एकर माई दुनिया से चल गई है। तो हमार भाई गोविंद हले ओकरो एगो बच्ची होले है तो वहू बर्बाद हो गया। तो गोविंद के पत्नी के दूध पी के ही। जीतन राम मांझी ने बताया कि जब राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने की बात आई तो उन्होंने संतोष सुमन को बनाया और आज वो मंत्री हैं और पार्टी को संभाल भी रहे हैं। सटेली माई में डरने का कर रहे हैं, लेकिन हम ओकरा पर कंट्रोल पे कहली कि ना, ओकर माई मर गए है तो सबसे ज्यादा काम हम ओकरे लिए करवाई और आज अपन उत्तराधिकारी बना दिलिया, मंत्री बना दिलिया। बता दें, जीतन राम मांझी ने 2 शादियां की। संतोष मांझी पहली पत्नी के बेटे हैं और राजनीतिक उत्तराधिकारी चुनने की नौबत आई तो उन्होंने संतोष मांझी को ही चुना। मतलब संतोष मांझी जीतन राम मांझी के बेटे हैं, सौतेले बेटे नहीं। हाँ, उनकी दूसरी पत्नी के वे जरूर सौतेले बेटे हैं, जिसका जिक्र जीतन राम मांझी करना चाह रहे थे, लेकिन कई लोगों ने कुछ और ही समझ लिया। न्यूज़ 18 के लिए गया जी से एलन लीली के साथ प्योर रिपोर्ट। देखिए, जीतन राम मांझी ने जब ये बयान दिया तो सभी कंफ्यूज भी हो गए और सबको ये लगा कि आखिर जीतन राम मांझी कहना क्या चाह रहे थे। तो जीतन राम मांझी के संतोष सुमन को सौतेला बताने वाली खबर को हम आपको समझाते हैं। तो गया जी में जीतन राम मांझी के बयान के बाद कई लोगों में कंफ्यूजन है। सवाल ये उठने लगे कि मांझी ने संतोष सुमन को सौतेला बेटा आखिर क्यों कहा। तो इस खबर को समझने के लिए जरूरी है ये समझना कि जीतन राम मांझी के परिवार में कौन कौन है। तो आइए आपको जीतन राम मांझी के फैमिली ट्री को समझाते हैं। तो आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने 2 शादी की थी। पहली पत्नी का नाम फिलहाल पता नहीं है, लेकिन पहली पत्नी की मौत के बाद जीतन राम मांझी की दूसरी शादी हुई शांति देवी से। पहली पत्नी से जीतन राम मांझी के 3 बच्चे हुए, जिसमें सुनैना देवी, प्रभा देवी और संतोष सुमन है। जबकि दूसरी पत्नी से 3 बेटी और 1 बेटा पैदा हुआ। बेबी देवी, रूबी देवी, पुष्पा कुमारी और प्रवीण कुमार। अब जीतन राम मांझी के संतोष सुमन को सौतेला वाली खबर को आप समझिए। मांझी ये बताना चाह रहे थे कि संतोष सुमन उनकी पहली पत्नी के बेटे हैं। पहली पत्नी के बेटे को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया है। संतोष सुमन को मंत्री की कुर्सी तक जीतन राम मांझी ने पहुंचाया और अपनी दूसरी पत्नी को उन्होंने नियंत्रण में रखा। मतलब वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि संतोष सुमन के लिए उन्होंने ज्यादा काम जो है वो किए हैं, उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया है।
बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीटों पर प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब सबकी नजर है 29 अप्रैल को होने वाली वोटिंग और फिर 4 मई की काउंटिंग पर। हालांकि प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा है कि वो सरकार के शपथ ग्रहण में आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझिए। और शाम के 6 बजते ही पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में विशाल रैली कर आखिरी दांव चला, वहीं अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। आखिरी दौर में बीजेपी के दोनों स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरकर वोटरों तक पहुंचने की कोशिशों में जुटे रहे। पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि बिहार, ओडिशा के बाद बंगाल की बारी है। अब 4 मई के बाद सीधे बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में ही आऊंगा। बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। कोलकाता के बेहाला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान शाह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। पूरे बंगाल की जनता को मालूम है, माँ माटी मानुष का उनका जो पुराना नारा था वो फेल हो चुका है। उन्होंने ना माँ का सम्मान किया, ना माटी का किया, ना मानुष का किया। अमित जी, इस बार आप चुनाव प्रचार मैदान में कितनी सीटों का टारगेट रख रहे हैं? हम बहुत प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। वहीं प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक विशाल 14 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की, जिसमें भवानीपुर सहित कई अहम सीटों को कवर किया गया। ममता ने कहा, जो डर गया समझो मर गया, और दावा किया कि टीएमसी दूसरे चरण में भी पहले चरण की तरह शानदार प्रदर्शन दोहराएगी। वहीं पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता के नाम एक ऑडियो संदेश जारी किया और कहा कि मुझे विश्वास है कि 29 अप्रैल को आप मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं कि बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का उत्सव हम सभी मिलकर मनाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास नहीं है, मैंने आपके भीतर इस विश्वास को अनुभव किया है। बता दें कि पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। अब सबको दूसरे चरण की वोटिंग का इंतजार है। देखना होगा दूसरे चरण की 142 सीटों पर 29 अप्रैल को बंगाल की जनता कौन सा रिकॉर्ड बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प है और अब दूसरे चरण की वोटिंग पर सबकी नजर है। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के रण को हम आपको समझाते हैं, एक एक करके आपको बताते हैं कि इस सब में अब तक क्या क्या हुआ है और आगे कौन कौन सी डेट्स आने वाली है। देखिए, 294 सीटों वाला बंगाल विधानसभा का चुनाव, जिसमें पहले फेज की 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जबकि 29 अप्रैल को 142 सीटों पर सेकेंड फेज में वोटिंग होने वाली है। अब आपको बताते हैं कि कितने जिलों की कितनी सीटों पर चुनाव होगा। तो देखिए, बंगाल की 8 जिले में 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे सेकेंड फेज में। अब बंगाल का चुनावी रण आप समझिए। पहला चरण का जो मतदान हुआ है उसमें 93.19% वोटिंग हुई है, जिसे बम्पर वोटिंग कहा जा रहा है। और अब सबकी नजर दूसरे चरण पर है कि आखिर दूसरे चरण में बंगाल की जनता वोटिंग परसेंटेज में क्या नया रिकॉर्ड बनाती है। दूसरे फेज की जिन 142 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उसमें आपको बताएं 2021 के चुनाव में इन 142 में से 124 सीटें टीएमसी के पास थी, जबकि 18 सीट बीजेपी के पास। यानी कि इस फेज में उन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है जिसे ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है।
अगर 2021 के पूरे चुनाव पर नजर डालें, यानी कि पिछले विधानसभा के चुनाव पर, तो पता चलता है कि 2021 के रिजल्ट में जो टीएमसी है उसे 213 सीटें मिली थी, बीजेपी को 77 सीटें आई थी और अदर्स के खाते में 4 सीटें गई थी। अब आप पूरी खबर समझिए। बंगाल में महिला वोटर जो हैं वो निर्णायक भूमिका में होती हैं। बंगाल में महिला वोटर जिधर जाती हैं, जीत उसी पार्टी की होती है। अब आपको एक एक करके पूरा आंकड़ा भी समझाते हैं, जिसमें 2011 से शुरुआत करते हैं। साल 2011 में हुए विधानसभा के चुनाव में टीएमसी को 49% यानी कि 49% महिलाओं ने वोट किया था और बीजेपी को 4%। 2016 की बात कर लेते हैं। 47% मतदान महिलाओं का टीएमसी के लिए था और बीजेपी को 10% महिलाओं के वोट मिले थे। 2016 में टीएमसी की सरकार बनी। 2021 में 50% मतदान जो है महिला वोटर्स का जो समर्थन है वो टीएमसी को मिला था और 37% वोट महिलाओं के बीजेपी को मिले थे। रिजल्ट टीएमसी की जीत हुई थी। तो बंगाल चुनाव के इस बार के मुख्य मुद्दे क्या हैं? बीजेपी वर्सेस टीएमसी अगर हम आपको समझाएं तो बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा अवैध घुसपैठ, तो टीएमसी का मुद्दा है स्थानीय बनाम बाहरी। बीजेपी का दूसरा मुद्दा रहा भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिसे लेकर के ममता बनर्जी की सरकार को बीजेपी घेरती रही। तो एसआईआर विवाद के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार भी किया है। तो वहीं बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो महिला कल्याण की बात ममता बनर्जी ने की। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, तो एससी एसटी वोट विकास की बात ममता बनर्जी ने की। इसके साथ ही विकास की बात बीजेपी ने की, तो ममता बनर्जी की तरफ से मां, माटी और मानुष का नारा दिया गया। इसके साथ ही बीजेपी ने यूसीसी का मुद्दा इस बार बंगाल चुनाव में उठाया, तो केंद्र के खिलाफ ममता बनर्जी हमलावर रही। अब बंगाल चुनाव का रण आप समझिए, पार्टियों की रणनीति समझिए। देखिए, टीएमसी की जो रणनीति रही है वो मुस्लिम महिला प्लस स्थानीय अस्मिता को जोड़कर देखा जा रहा है। तो बीजेपी की जो रणनीति है वो 77 सीट हिंदू एकजुटता प्लस विकास का मुद्दा इसमें रहा है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे फेज की जो वोटिंग होती है उसमें मतदाताओं का रुझान किस तरफ जाता है। बढ़ते आगे और अब आपको सावधान करने वाली एक खबर दिखाते हैं। यह खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर बैंक में आपके पैसे हैं तो आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डाला जा सकता है। पूर्णिया में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां रोहता थाने के शीशाबाड़ी गांव में करीब 300 लोगों के खाते से 3 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और उन्हें पता भी नहीं चला। सीएसपी संचालक और बैंक कर्मियों पर 3 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है। अब तक कुल 278 महिलाओं के खाते से करीब 3 करोड़ निकाल लिए गए। एक महिला का तो कहना है कि उसके सेंट्रल बैंक के खाते से 14,57,000 रुपए निकाल लिए गए। पैसे निकाले जाने के बाद सैकड़ों आक्रोशित लोगों ने सेंट्रल बैंक के पास बहादुरगंज 22 स्टेट हाईवे को जाम कर हंगामा किया है। लोगों का आरोप है कि गांव के सीएसपी संचालक जुबैर आलम, उनका पुत्र इंतजार आलम, रोहता सेंट्रल बैंक के मैनेजर रमन महतो और अन्य बैंक कर्मियों ने मिलकर सैकड़ों लोगों के खाते से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी कर ली। जब उन्होंने शिकायत की तो कोई सुनवाई भी नहीं हुई। सीएसपी संचालक सेंटर में ताला लगाकर फरार हो गया है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उन सैकड़ों लोगों की है जिनके खाते से पैसे निकल गए और इन्हें इसकी जानकारी भी नहीं मिली। अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और ये सवाल न्यूज़ 18 भी पूछता है, आखिर करोड़ों की निकासी कैसे हो गई? क्योंकि इन सभी लोगों ने भरोसे के साथ बैंक में अपने पैसे रखे थे और करोड़ों की निकासी हो जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर करोड़ों की निकासी कैसे हुई? सवाल यह भी कि बिना बताए खाते से पैसे कैसे निकाले गए? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आम लोगों का पैसा
ऐसे लूटा जाएगा? सवाल यह भी कि मेहनत की कमाई के लुटेरों पर एक्शन कब लिया जाएगा? पाई पाई जोड़ते हैं लोग, बैंक में रखते हैं विश्वास के साथ कि पैसा इधर से उधर नहीं होगा, और वो पैसे निकाल लिए गए। सवाल यह भी उठ रहा है, एक बैंक का मामला है या पूरे बिहार में ये नेक्सस चल रहा है? सवाल यह भी कि शिकायत करने पर आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि लोगों का आरोप यही है कि लोगों ने शिकायत की लेकिन इसे समझा नहीं गया। अब आपको खबर समझाते हैं। शीशाबाड़ी गांव में 300 लोगों के साथ ये बड़ा धोखा हुआ है और इन सभी के खाते से जो राशि निकाली गई है, कुल 3 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगा है। गांव के सीएसपी संचालक जुबैर आलम पर लोगों ने आरोप लगाया है और सवालों के घेरे में सेंट्रल बैंक का मैनेजर भी है। सेंट्रल बैंक के कर्मियों पर भी मिली भगत का आरोप लग रहा है और फिर ग्रामीणों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं। मतलब यह कि बैंक में भी अगर आपका पैसा है तो धोखा हो सकता है और इसलिए जरूरी है कि कुछ ज्यादा ही एहतियात बरतें। अब लोग परेशान हैं और अपना पैसा वापस चाहते हैं। इसी के साथ